चैप्टर नंबर 7 द ड्रैगन अवेकन्स। फजल और उसके दोस्तों के ऊपर फायरिंग से दुश्मन अटैक कर देते हैं और मज़ीद फायरिंग अभी भी चल रही होती है और फजल कुछ हद तक ज़ख्मी भी हो जाता है क्योंकि उसका कांटेदार शाखों के साथ उसकी टक्कर हो गई थी और उसके कुछ कपड़े भी फट जाते हैं। फजल को एकदम से रियलाइज़ होता है कि उसके पास एक पिस्टल है जो कि उसने कहीं छुपाई हुई है और फिर वो उस पिस्टल को पकड़ लेता है और वो फिर दुश्मनों पर अटैक करते हुए सोचता है कि ये दुश्मन भी मुझ पर, मेरे दोस्तों के ऊपर और मासूम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उधर से मिनाहिल थोड़ी सी ज़ख्मी हो जाती है और वो आमिर से पूछती है कि फ़ज़ल किधर है और अब ये ना बताना कि वो फ़ज़ल मारा गया है। तो फिर आमिर मिनाहिल को कहता है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ़ज़ल भी बाकी सिविलियंस के साथ दुश्मनों से लड़ रहा है और मिनाहिल पहले अपनी ब्लीडिंग को बंद करो। फिर मिनाहिल गुस्से के आलम में कहती है कि फ़ज़ल तो सिर्फ एक नॉर्मल सा सिविलियन है, वाई वुड ही वांट टू प्ले द हीरो? क्या फ़ज़ल इंसेन हो गया है? और फ़ज़ल वहाँ दुश्मनों पर फायरिंग कर रहा होता है और फ़ज़ल अपनी गन का फुल ऑटो मोड खोल देता है, लेकिन फ़ज़ल की जो गन का मैगज़ीन है वो सिर्फ 30 राउंड्स तक लिमिटेड है और बैटल इंटेंसिफाई हो जाती है। शहर में आसपास धमाके होना शुरू हो जाते हैं और एकदम से फ़ज़ल की गोलियां सारी फिनिश हो जाती हैं। फ़ज़ल आमिर और मिनाहिल के बारे में सोचता है और जल्दी जल्दी उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है और फ़ज़ल अपनी टॉप स्पीड से उनकी तरफ भाग कर जाता है और फ़ज़ल जब उनको देखता है तो वो कहता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं कुछ और चीज़ों को नहीं खोना चाहता क्योंकि पहले ही मैं अपने माँ बाप को भी खो चुका हूँ और मैं वैसे भी अकेला हूँ। आई कैन नॉट लूज़ यू पीपल। और फिर फ़ज़ल उनसे कहता है कि अगर मैं टाइम पे आ जाता तो तुम दोनों इस तरह बुरी तरह ज़ख्मी ना होते। और फिर एक बंदा एक पिस्टल को पकड़ते हुए कहता है कि सॉरी टू ब्रेक योर रियूनियन, और वो बंदा बड़ी ही बेदर्दी से और बड़ी ही बेरहमी से आमिर और मिनाहिल के आर पार गोलियां फायर कर देता है और फ़ज़ल ये देखकर एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड हो जाता है। और वो बंदा फिर फ़ज़ल से कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला इसी तरह तुम्हारे दोस्तों को भी मैंने मार डाला है। जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर चौधरी अतीक। जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लेता हूँ लड़के। वो बंदा फिर फ़ज़ल को ये ताना मारता है कि मैं तुम्हें भी उसी बायोकेमिकल वेपन से मार डालूंगा जिससे मैंने तुम्हारे वालिदैन को मार डाला था। और वो फिर उस बायोकेमिकल वेपन का फ़ज़ल पे इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नो वन हैज़ एवर सर्वाइव्ड दिस बायोकेमिकल। ना तुम्हारे वो फ़ज़ल से कहता है कि ना तुम्हारे वालिदैन इस बायोकेमिकल वेपन से बच सके और तुम भी इससे नहीं बच सकोगे। और फ़ज़ल जब इस केमिकल की लपेट में आता है तो फ़ज़ल ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे फ़ज़ल मर चुका हो और डॉक्टर चौधरी अतीक को लगता है कि वो जीत गया है और आसपास बहुत ज़्यादा लाशें होती हैं। फ़ज़ल फिर खुद से कहता है कि क्या ये मेरी डेथ है? क्या सब कुछ फिनिश हो गया है? फिर फ़ज़ल खुद से कहता है कि नहीं, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं तब तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ। इफ़ आई कैन नॉट मूव प्रॉपरली सो व्हाट, आई विल नॉट क्विट। फिर फ़ज़ल एकदम से उठ खड़ा होता है और अतीक ये सीन देखकर हॉरिफाई हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ? ये सिर्फ एक घोस्ट होगा, एक भूत होगा, ये मुमकिन नहीं है। वो तो 1 मिनट पहले मरा हुआ था। फ़ज़ल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अतीक से बहुत ऊंची आवाज़ में और सीरियस टोन में कहता है कि यू ब्लडी साइको बास्टर्ड, तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला, तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला और हज़ारों मासूम लोगों की जान ली। मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा कि तुम पैदा भी हुए हो। और फिर फ़ज़ल ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसका गुस्सा पीक पे पहुंच जाता है। फ़ज़ल की आंखें बदल जाती हैं और फ़ज़ल की बॉडी मस्कुलर हो जाती है और फ़ज़ल के इर्द गिर्द एक फायरी और लाइटनिंग वाला ऑरा आ जाता है और अतीक ये देखकर शॉक हो जाता है और अतीक सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? फ़ज़ल तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स अगो मरा हुआ था लेकिन एकदम से वो बल्क अप कैसे हो गया है? अतीक नोटिस करता है कि फ़ज़ल की आंखें चेंज हो गई हैं और वो एकदम से रियलाइज़ करता है कि ये कहीं क्रेसेंट आई तो नहीं है, द आई ऑफ द अवेकन्ड। हमें आइडिया होता है कि फ़ज़ल जो बुक पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि आई ऑफ द अवेकन जो है इसको बाकी आंखों से पहचाना जा सकता है क्योंकि इस आई के अंदर आइरिस का साइज़ बड़ा हो जाता है और आंख के अंदर एक क्रेसेंट यानी एक चांद की तरह का स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। फिर अतीक सोचता है लेकिन वो ये कैसे अचीव कर सकता है? ये तो सिर्फ 1000 सालों में एक दफ़ा नजर आती है। केमिकल्स फजल के ऊपर छोड़े थे तो उन केमिकल्स ने फजल के डीएनए म्यूटेट हो गया था। इस डीएनए म्यूटेशन की वजह से फजल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर गया और उसने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली। इस ट्रांसफॉर्मेशन का रियल नेम है द ड्रैगन्स माइट। और अतीक सोचता है कि चूंकि फजल ने ये ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली हासिल किया तो हो सकता है कि फजल एक रैम्पेज पे चला जाए और पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर जाए। चूंकि अतीक सेल्फिश और एक इविल जीनियस शख्स है तो इसलिए वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। उधर एक लड़की होती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करने के
लिए कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे आमिर और मनाहिल की ज़ाहिरी डेड बॉडीज़ नज़र आ रही होती है और वो सोचती है कि अगर इनको बचाना है तो इनको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और फिर अतीक को वो लड़की नज़र आती है और अतीक सोचता है कि वो एक सर्वाइवर है, मैं उसे भी मार डालूंगा। और वो लड़की अतीक को देखकर हॉरिफाइड हो जाती है और डर जाती है और परेशान हो जाती है। अतीक फायरिंग करता है उसके ऊपर, लेकिन फजल अतीक का अटैक को अपने हाथों के ऊपर ले लेता है और फजल का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अतीक शॉक हो जाता है कि फजल अपनी प्राइमल फॉर्म यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बावजूद भी अभी भी फजल के होशो हवास बाकी हैं, और ये कि फजल इतनी ज्यादा पावर को एकदम से कैसे कंट्रोल कर रहा है। फजल उस लड़की को कहता है कि वहां सिर्फ खड़ी ना रहो, इन दोनों को जल्दी से एक हॉस्पिटल लेके जाओ अभी के अभी। और वो फिर लड़की ये देखकर जरा शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर फजल की बात को मानती है और उन दोनों को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। चैप्टर नंबर 8, द ड्रैगन रोर्स। फजल फिर अतीक से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारी तरह के लोग इतने ज़्यादा लोगों की जानें लेकर इतने आराम से कैसे सुकून से सो सकते हैं, तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है और मज़ा है और कुछ भी नहीं है। अतीक सोचता है कि फजल की जो लुक है वो गुस्से से एक सीरियस चेंज आ गई हुई है और फजल को आहिस्ता आहिस्ता इस पावर को कंट्रोल करना आ रहा है, क्योंकि फजल अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। फिर अतीक फजल से कहता है कि इससे पहले कि तुम कोई और जुमला, एक कोई और लफ्ज़ बोलो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और फिर फजल के ऊपर अतीक अटैक करना शुरू कर देता है अपनी गन से, और फिर फजल की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बुलेट्स लगती हैं और फजल ज़ख्मी हो जाता है और वो खून की भी उल्टी फजल को टॉन्ट करते हुए कहता है कि यू इडियट, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा बॉडी शॉट्स को सह सकोगे और सर्वाइव कर सकोगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। और फजल बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है और फजल भी खुद से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज़्यादा डायरेक्ट शॉट्स ले सकता हूँ। और वो फिर अपनी अम्मी अबू को याद करता है और आमिर नाहिल को भी याद करते हुए सॉरी कहता है। फिर एकदम से फजल के माइंड का सीन दिखाया जाता है और फजल हैरान हो जाता है कि ये मैं किस जगह है, कि ओ द अवेकन्ड वन, क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि ये तुम्हारा अपना दिमाग है? फिर फजल हैरान हो जाता है कि तुम कौन हो और ये सारी जगह में अंधेरा क्यों है और थंडर और लाइटनिंग क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी तूफान में फंसा पड़ा हूँ? वो आवाज़ फिर फजल से मुखातिब होकर कहती है कि जब बाहर का दर्द बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो दिमाग भी ट्रॉमाटाइज हो जाता है, और तुम्हारे भी दिमाग की यही हालत है। यानी कि फ़जल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उसके माइंड के ऊपर भी इसके असरात होना शुरू हो गए हैं कि उसके माइंड के अंदर भी ऐसा लगता है कि गोया तूफ़ान है। फ़जल फिर ख़ुद को काम करने की कोशिश करता है और वो आवाज़ फ़जल से कहती है कि इस पावर को अपने आप को कंज्यूम ना करने दो, इस पावर को कंट्रोल करो फ़जल। फजल फिर डीप ब्रेथ्स लेता है और आखिरकार वो कुछ हद तक अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है और अपनी ऑरा को भी कंट्रोल कर लेता है। अतीक फिर फजल के ऊपर बुलेट्स फायर करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली फजल उन सारी बुलेट्स को अपने बाजू से बगैर किसी आर्मर के ब्लॉक कर लेता है और अतीक शॉक हो जाता है कि फजल जो है अतीक की रैपिड फायर्स को अपने बेयर आर्म के साथ कैसे ब्लॉक कर रहा है, और कुछ बुलेट्स तो अतीक पर बाउंस बैक भी हो रही हैं। फिर फजल अतीक के कमर के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारता है और अतीक को बुरी तरह दर्द होता है। अतीक फिर फजल पर मज़ीद गोलियां फायर करता है, लेकिन फजल अपने हाथ से उन तमाम गोलियों को डिफ्लेक्ट और ब्लॉक कर लेता है। ऐसे में एक गोली डिफ्लेक्ट होकर अतीक के ही हाथ पर गिरती है और अतीक की जो पिस्टल है वो उसके हाथ से गिर जाती है। और फिर फजल अतीक को कहता है कि अब तुम नहीं जीत सकते अतीक, तुम मारे जाओगे। और फिर वो अतीक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल यानी कि एक एनर्जी का ऑर्ब बना लेता है। और फिर अतीक को रियलाइज़ हो जाता है कि फजल जो है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा डालेगा इस एनर्जी ऑर्ब से। वो हैरान होता है कि क्या फजल वाकई में ऐसा करेगा, और यस, फजल ऐसा ही करता है। वो उस एनर्जी ऑर्ब को अतीक की तरफ फेंकता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है और तबाह हो जाती है और अतीक भी ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर गिर जाता है। फजल को रियलाइज़ होता है कि उसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो इस पावर को वरना मास्टर नहीं कर सकेगा अगर वो इसमें ट्रेनिंग ना। अतीक को रियलाइज़ होता है कि उसका हार्ट रेट कम हो रहा है और अतीक को इस बात का यकीन नहीं होता कि फ़जल ने उसको ओवर पावर कर लिया। अतीक को एकदम से याद आता है कि उसके पास उसका ट्रम्प कार्ड है। उसका ट्रम्प कार्ड एक्चुअली में एक इंजेक्शन यानी कि एक स्टीरॉयड की तरह का एक इंजेक्शन होता है जिसका नाम है सीरम एक्स। उसको फिर एहसास होता है कि अगर वो उसकी एक छोटी सी डोज भी ले ले तो वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि वो फजल को ख़त्म कर दे, और वो फिर सीरम एक्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। फजल ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और फजल खुद से कहता है कि दैट स्टबर्न साइको डॉक्टर, वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानेगा। चलो, नहीं मानता हार, ठीक है, उसकी ऐसी की तैसी। एकदम से उठ खड़ा होता है जैसे कि उसकी कोई भी इंजरी ना हो, और वो फिर सरप्राइजिंगली एक एनर्जी ऑर्ब अपने हाथ से बना लेता है और वो फिर फजल को तंज करते हुए कहता है कि ट्राई टू कैच दिस ऑर्ब ओ फजल खान। और फिर फजल को रियलाइज़ होता है कि उसे इस एनर्जी ऑर्ब का अपने ही ऑर्ब के साथ टकराव कराना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें।
रखा होता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और अतीक हंसने लग जाता है। फजल सोचता है कि जब मैंने सोचा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, बैटल मज़ीद स्पाइस अप हो गई है। उस ड्रग ने उसको मेरा एनर्जी ऑर्ब को कैंसिल करने के काबिल बना दिया है और फिर फजल आखिर में मान लेता है कि अतीक एक ईवल जीनियस है। हमें सीरम एक्स के बारे में पता चलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्लांट ड्रग है जो कि डॉक्टर चौधरी अतीक ने बनाया है। इसको जब भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एड्रेनलिन लेवल को इतना ज़्यादा स्पाइक अप कर देता है और यूज़र जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी को चैनल कर लेता है। लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक और मेजर फ्लॉ ये है कि वो लॉन्ग टर्म फटीग होती है इस ड्रग की वजह से, यानी इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। तो फिर फजल को कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होने लग जाता है कि ये मेरा पहला टाइम है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस पावर के साथ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम बचा है और मुझे नॉन स्टॉप दर्द महसूस हो रहा है। फजल सोचता है कि मैं ये सारी की सारी लड़ाई को अभी के अभी ख़त्म कर डालूंगा और फिर फजल अपनी मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को रियलाइज़ करवाता है कि मुझे काम रहना है और अपनी सारी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर फोकस करना है टोटल कंसंट्रेशन के साथ। चौधरी अतीक फजल को तंज करते हुए कहता है कि यू परसिस्टेंट फूल, क्या तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं होती कि मैं तुम्हारी पावर को मैच कर सकता हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने पहले तुम्हारी पावर को मैच कर लिया, मुझे मारा नहीं जा सकता। और वो फिर मजीद हंसना शुरू हो जाता है और वो फिर फजल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम भी अपने वालिदैन को ज्वाइन कर रहे होगे। लेकिन फजल उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसका एनर्जी ऑर्ब की डायरेक्शन चेंज कर देता है और फजल कहता है कि यू कैन मैच माई पावर्स नॉट माई एबिलिटीज़। अतीक फजल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन फजल अपनी एनर्जी से उसका जो अतीक का जो अटैक है उसको डिसिपेट कर देता है। अतीक हैरान हो जाता है और फजल जो है अतीक के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। अतीक ये सब कुछ देखकर डेवस्टेटेड हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है और इसी वक्त फजल जो है वो एक डेंस एनर्जी ऑर्ब को क्रिएट करना शुरू कर देता है। अतीक फिर सोचता है कि वो अपनी सारी बची कुची एनर्जी को इस्तेमाल करके एक ऑर्ब बनाएगा जो कि फ़ज़ल के ऑर्ब से भी ज़्यादा डेंस हो और ये कि फ़ज़ल आखिरकार इसके साथ मर ही जाएगा। फ़ज़ल को रियलाइज़ होता है कि अतीक जो है वो लड़ाई को ज़्यादा देर तक लेकर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी बॉडी जो है इस न्यू पावर को इतनी जल्दी से हैंडल नहीं कर सकती। और फिर दोनों का एनर्जी ऑर्ब का क्लैश फिर से स्टार्ट हो जाता है और अतीक का जो एनर्जी ऑर्ब होता है वो फ़ज़ल के ऑर्ब के मुकाबले में ज़्यादा डेंस होता है और फ़ज़ल को रियलाइज़ होता है कि इट इज़ डेंसर देन माइन और ये अच्छी बात नहीं है। फजल को रियलाइज़ हो जाता है इट्स अ बैटल ऑफ हु रन्स डाउन द क्लॉक बिफोर द अदर रन्स आउट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक ऐसी बैटल है जिसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि कौन बंदा ज़्यादा देर तक अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। फिर फजल को रियलाइज़ होता है कि उसकी ड्रग भी उसका टाइम रिड्यूस कर रही होगी। हमें मालूम होता है कि ये जो दोनों एनर्जी ऑर्ब्स हैं इनका कलर डार्क है जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेंस है। अगर ये दोनों ऑर्ब्स आपस में क्लैश कर जाते हैं, आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो पोटेंशियली पूरे का पूरा सिटी ब्लॉक तबाह बर्बाद हो सकता है। फजल को अतीक के अटैक को पुश करने में मुश्किल का सामना होता है और अतीक फजल को टॉन्ट करते हुए कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग माइटी फजलुद्दीन खान, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें अपने आगे जाने दूंगा? हर सेकंड तुम्हारी पावर कमज़ोर हो रही है। फजल फिर कहता है कि आई हेट दिस, लेकिन वो सही कह रहा है। उसके ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे उस ड्रग के, जबकि मेरी बॉडी में दर्द हर लम्हे बढ़ता जा रहा है। फिर फजल नोटिस करता है कि क्या अतीक को सांस चढ़ी हुई है और फिर फजल को रियलाइज़ होता है कि वो भी अपनी पावर को खो रहा है और मुझे ये सब कुछ जल्द अज जल्द फिनिश करना पड़ेगा।